ये शब्द सीधे सीधे किसी पर जिम्मेदारी डालता है। ये कहता है कि हमारी ये हालत कुदरत की देन नहीं, बल्कि सिस्टम की अनदेखी का नतीजा है। ये पीड़ित होने की भावना से निकलकर अधिकार की मांग करने की तरफ एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। और ये बदलाव यही नहीं रुकता। इस लाइन के ठीक बाद लेखक एक और शक्तिशाली बयान देता है, अम्मी भीख मांगत नहीं, अम्मी हक मांगतोए। यानी हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं। ये मरीजों को बेचारे पीड़ितों के बजाय एक संगठित समूह के रूप में प्रस्तुत करता है जो दया नहीं, न्याय मांग रहा है। और सिर्फ एक समूह नहीं, स्रोत तो इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो कहता है एक सेना है, एक सेना है। एक सेना। हाँ, ये पहचान को इस तरह से बदलना, उसे सशक्त बनाना, दुनिया भर के सामाजिक आंदोलनों में शक्ति और मनोबल बनाने की एक क्लासिक जांची परखी रणनीति है। सही बात है। ये लोगों को ये महसूस कराता है कि वे अकेले नहीं हैं, वे एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं और उनमें सच में बदलाव लाने की क्षमता है। ये उन्हें पीड़ित की भूमिका से निकालकर अधिकार के दावेदार, एक योद्धा की भूमिका में लाता है। तो ये पहचान बदलने की बात, दुर्लक्षित कहना, सेना कहना, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन क्या ये सिर्फ भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस कराने के लिए है, या लेखक इसे किसी ठोस नतीजे से भी जोड़ता है? इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लेखक इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है। वो इसे सिर्फ मनोबल बढ़ाने वाली बात नहीं मानता। अच्छा। वो इस एकजुट आवाज को सीधे सीधे ठोस नतीजों से जोड़ता है। स्रोत में साफ तौर पर उल्लेख है कि जीन थेरेपी जैसी तकनीकें अब दूर का सपना नहीं है, वे करीब है। क्लिनिकल ट्रायल्स सकारात्मक है और भविष्य वास्तविक है। मतलब ये कोई झूठी उम्मीद नहीं है? नहीं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक शर्त रखता है। स्रोत कहता है, आवाज उठवायला तरच इलाज देशा तेल। इलाज देश में तभी आएगा जब आवाज उठाई जाएगी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक प्रगति अपने आप मरीजों तक नहीं पहुंच जाएगी, उसे यहां तक लाने के लिए एक राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। बड़ी फार्मा कंपनियां या रिसर्च संस्थान उस देश में अरबों डॉलर का निवेश क्यों करेंगे जहां मरीज संगठित नहीं है, जहां सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी सपोर्ट नहीं है, जहां कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये उम्मीद को सीधे सीधे कार्रवाई से जोड़ता है। आपकी उम्मीद तभी पूरी होगी जब आप उसके लिए लड़ेंगे। वही तो। और इस आवाज की ताकत को समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प पैमाना, एक तरह का प्रोग्रेशन इस्तेमाल करता है। हाँ, इस पूरे तर्क का सार है, उसका निचोड़ है। स्रोत कहता है, पण जेव्हा पीड़ित लोग एकत्र बोलतात, इतिहास बनतो। लेकिन जब पीड़ित लोग एक साथ बोलते हैं तो इतिहास बनता है। बिल्कुल। ये इस बात पर जोर देता है कि व्यक्तिगत गवाही और सामूहिक संघर्ष का एक अद्वितीय राजनीतिक और नैतिक वजन होता है। ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये उस अनुभव की प्रामाणिकता की बात है जो उस आवाज के पीछे है। सही है। जब एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ बयान करती है, या जब एक मरीज अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों के बारे में बताता है, तो उसकी ताकत किसी भी डेटा या रिपोर्ट से कहीं ज्यादा होती है। उम्मीद वास्तविक है, लेकिन वो समुदाय की अपनी कार्रवाई पर, अपनी आवाज पर निर्भर है। और स्रोत का लेखक खुद इसका एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली उदाहरण बनता है। वो अपनी अपील के अंत में अपने बारे में एक बहुत ही व्यक्तिगत बात कहता है, मैं चलता नहीं पर मैं बोलता हूँ। मैं चलता नहीं पर मैं बोलता हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ, मैं जागरूकता फैलाता हूँ। ये शारीरिक सीमाओं को पार कर आवाज की ताकत को दिखाता है। वो आगे कहता है कि आज मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हजारों की वेदना की आवाज हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ। यह व्यक्तिगत संघर्ष को एक सामूहिक पहचान में बदल देता है। ये दिखाता है कि इस आंदोलन में हर कोई अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद एक अहम भूमिका निभा सकता है। शायद कोई चलकर विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी कहानी सोशल मीडिया पर बता सकता है। हाँ, शायद कोई जटिल साइंटिफिक रिसर्च नहीं समझ सकता, लेकिन वो अपने संसद को एक ईमेल तो लिख ही सकता है। ये दृष्टिकोण आंदोलन को बहुत समावेशी और शक्तिशाली बनाता है। ये कहता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि वही आपकी आवाज को प्रामाणिकता देती है। ये वाकई एक शक्तिशाली और भावनात्मक अपील है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह का घोषणा पत्र है, एक मैनिफेस्टो है। बिल्कुल। ये समस्या, समाधान और दांव पर क्या लगा है, सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है।
यह सिर्फ शिकायत नहीं करता बल्कि एक रास्ता भी दिखाता है। और ये हमें, या यूं कहें कि इस समुदाय को, एक बहुत ही स्पष्ट और मुश्किल विकल्प के साथ छोड़ जाता है। स्रोत सीधे सीधे पूछता है, क्या ये पीढ़ी एकजुट होकर अपने अधिकार मांगेंगी और इलाज का रास्ता खोलेगी? या फिर अगली पीढ़ी भी यही कहेगी? यही कहेगी, विश होती पर आवाज नौता, यानी ख्वाहिश तो थी पर आवाज नहीं थी। ये आज की निष्क्रियता को सीधे सीधे भविष्य की विफलता और पछतावे के रूप में प्रस्तुत करता है। ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। हाँ। स्रोत की अंतिम पंक्ति है, जब आवाज भीतिवर जिंकतो तेवा क्रांति जन्म घेते हैं। यानी जब आवाज डर पर जीत हासिल करती है तब क्रांति जन्म लेती है। ये श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ता है। सूचना के इस युग में जहां हम सभी के पास एक मंच है, एक आवाज है, वहां केवल शोर मचाने और एक ऐसी आवाज बनाने में क्या अंतर है जिसमें वास्तव में बदलाव लाने की, इतिहास बनाने की शक्ति हो।